सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हो गया है। कागजात 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त जारी होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे, जबकि 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे और फिर 8 फरवरी को इंतखाबात का मैदान सजेगा। इस मैदान में कौन कहां से हिस्सा लेगा? खबर यह है कि नवाज शरीफ 7 सीटों से इंतखाब लड़ेंगे। NA 15 मानसहरा से उनके कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। उनकी साहबजादी मरीम नवाज 11 हलकों से मैदान में उतरेंगी। शहबाज शरीफ कराची से भी इंतखाब लड़ेंगे, जबकि बानी PTI मियांवाली, इस्लामाबाद और लाहौर से इंतखाब लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबात को लेकर दूसरी अहम खबर यह है कि बार काउंसिल्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जिस पर PTI समेत तमाम सियासी जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में सामने आ गई हैं। सियासी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किसी तौर दुरुस्त नहीं। अब इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान शफाफ इंतखाबात का है। सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड का भी है। क्या सबको इंतखाबात के लिए ये दस्तयाब होगी? क्या इसके बगैर होने वाले इंतखाबात शफाफ कहलाएंगे? इसी से हम आगाज़ करेंगे। शिकायत बहुत सी अभी भी नज़र आ रही हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन पर तनकीद की जाती रही तहरीक इंसाफ की तरफ से, हत्ता के उनकी तौहीन के हवाले से अभी जेल में भी केस चल रहा है फवाद चौधरी और बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अब वही तहरीक इंसाफ कहती है कि इनको ना हटाया जाए। इसकी क्या वजह है? जबकि बहुत से माहिरीन का यह भी ख्याल है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे देते हैं या उनको हटा दिया जाता है तो फिर भी इलेक्शंस रुक नहीं सकते, उनके डिले की अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल आ चुका है। अब इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी शिकायत हैं जिस तरह जिनमें हम बात करें चेयरमैन PTI अली गौहर साहब की, तो उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी लेकर उनके सेक्रेटरी आ रहे थे तो उनसे NOC और उनके टैक्स रिटर्न्स और दीगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब उनसे छीन लिए गए। इसी तरह की शिकायत दीगर जगहों से भी आ रही हैं, मगर मैदान सजने जा रहा है। और नून लीग की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी कशमकश है कि अभी तक उनके लोगों को अनाउंस नहीं किया गया कि किस किस को टिकट दिया जा रहा है। और ये भी नून लीग में खदशात हैं कि जिसको भी टिकट दिया जाएगा तो उसके बाद दूसरा शख्स जो है वो आज़ाद हैसियत में सामने आ सकता है। जहाँ तक बात है नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की, उसमें भी अभी कुछ भी फाइनल होता नज़र नहीं आ रहा। सबको कहा गया है कि वो कागजात नामजदगी अपने जमा करवाएं और आगे चलकर फिर मामला जो है वो देखे जाएंगे कि किसके साथ किस तरह से सीट एडजस्टमेंट करनी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अभी भी कुछ फाइनल नहीं है, हत्ता कि काफ लीग के साथ भी मामला तय नहीं हो पा रहे और आसिफ अली जरदारी बड़े बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और सिंध में कंफर्टेबल पोजीशन होने के साथ साथ अब ये लग रहा है कि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाती हुई नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं ये जोड़ तोड़ भी बढ़ रहा है और लगता यह है कि सियासी गहमा गहमी भी बढ़ेगी, लेकिन इसी दौरान इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ के खदशात बहुत ज़्यादा हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया था कि जो ही इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाएगी। इससे दो चीज़ें वाज़ेह थी कि एक तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मान रहे हैं कि जी इंतखाबी शेड्यूल से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, साथ वो ये भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं था और अब जब कानूनी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात आ जाते हैं कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसमें वो तब्दीली ला सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके हाथ में आ जाती है, तो वो फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को। वही ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर बनी हुई है और उन्होंने कागजात नामजदगी देने हैं, फिर आगे शिकायत जो हैं वो भी उनके पास जाएंगी, किसी के रिजेक्ट होंगे वो भी आगे आएगा, अभी अदालतों में भी मामला जाने हैं, तो बहुत से मराइल तकरीबन अगले हम देखेंगे कोई 50 दिन में और इसी तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी बढ़ती नज़र आएगी और जो ही इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद भी नज़र आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत आगे आ सकती है। अभी असल मुकाबला लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में है, बलूचिस्तान में हमें इलेक्टेबल्स नज़र आ रहे हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके खिलाफ इत्तेहाद नज़र आ रहा है तमाम दीगर जमातों का तहरीक इंसाफ के अलावा। बाकी MQM
और नून लीग आगे बढ़ रहे हैं, JUI अब इनके साथ आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सोचा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ अकेली रह जाएगी, बाकी तकरीबन तमाम बड़ी जमातें सब किसी न किसी तरह से इकट्ठी होती नजर आएंगी। वहाँ भी सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है और आगे चलकर इन जमातों के दरमियान भी हो सकता है कि इख्तलाफात हमें नज़र आएँ कि किसको कितनी सीटें देनी हैं और किस तरह से फिर मामला को आगे बढ़ाना है। अभी तक हमने कोई जलसों की अनाउंसमेंट उस तरह नहीं देखी। अभी तो कागजात नामजदगी का ही खेल है, उसके बाद स्क्रूटनी का अमल है। हमें ज्वाइन किया है नईम पंजोता साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील भी हैं। नईम पंजोता साहब, जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है आप तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे तहरीक इंसाफ के लोग। जी बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह से कदगन लगाई गई हैं, यहाँ पर तलवारें और क्या कहें कि एक बाढ़ जो है कांटे बिछाए गए हैं कि कोई बंदा भी नॉमिनेशन पेपर लेने जाएगा और वापसी पे निकलेगा तो उसे उठा लिया जाएगा, उसके तायद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे उठा लिए जाएंगे। और उसकी हमने वाज़ेह मिसाल आज शौकत बसरा साहब ने वकला के ज़रिए पेपर जमा करवाने की कोशिश की तो उसे जो वकला हैं उनको उठा लिया गया और थाने में बंद कर दिया गया है और अभी भी वो थाने के अंदर वकला हैं। इसी तरह के से खुशाब में वकील जो हैं हमारे वहाँ पर उम्मीदवार हैं तो उनके घरों में छापे मारे गए हैं और आज भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवाई गई उठा के। एक शाहपुर में कल एक करवाई गई उठा के, हमारे इफ्तिखार गोंदल साहब हैं, एक यहाँ पर नूर याद कलियार साहब हैं यहाँ पर साहिवाल में, उनको उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। तो जो उम्मीदवार हैं ये चाहते हैं कि कोई उम्मीदवार ही ना हो, तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप नोटिफिकेशन निकाल दें नवाज शरीफ साहब का कि ठीक है जी वो बन गए। आप अपने लोगों के ऊपर, अपने पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर जुल्म जबर करवा रहे हैं, उनको हक ही नहीं दे रहे कि वो मुल्क में सियासत कर सकें, वो वोट का हक इस्तेमाल कर सकें, वो बतौर उम्मीदवार जो है कंटेस्ट कर सकें जो उनका आइन उन्हें हक देता है। तो फिर इस इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? साफ शफाफ इलेक्शन की निगरान हुकूमत बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है, चीफ जस्टिस बात कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेपर साइन करवाने थे, आज डिस्कस करने थे चेयरमैन साहब से, वो कल पाबंदी लगा दी गई कि आप खान साहब से वो डिस्कस नहीं कर सकते लिस्टों के हवाले से। आज नॉमिनेशन पेपर के हवाले से साइन उन्होंने लेने थे शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो रोक दिए गए। इसी तरह से जो जैन कुरैशी और दीगर हमारे रहनुमा जिनके हवाले से कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं थी, तो वहाँ पर जनाब प्रोसिक्यूशन पहुंची हुई है अदालतों में और जाकर पुलिस वाले भी कह रहे हैं जी हमें वारंट चाहिए ताकि हमें गिरफ्तार कर सकें, कि कोई उम्मीदवार ही ना हो और ये जो है बिला मुकाबला बन जाए। तो फिर मेरा ख्याल में इलेक्शन इतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन गवर्नमेंट का फंड यूज किया जा रहा है कि वो फंड यूज करके सिक्योरिटी और सारे मामला, पूरा मुल्क जो है वो आपने एक तमाशा, सिर्फ एक कहानी बनानी है कि इलेक्शन हुए हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है जी। लेकिन पंजोता साहब, अगर यही सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं और अभी तो कहा जा रहा है शायद ज़्यादा और सख्ती होगी, अभी भी वीडियो सामने आ रही हैं कि जी हम छोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ को, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, अमजद नियाजी साहब हों, दीगर बहुत से लोगों की आ रही है, तो आप तो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बात तो इससे तो लग रहा है कि आपके लिए कोई रूम ही नहीं बचा, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, हम जो है वो फिर मारते हैं तो मार दें, हम तो यही देख रहे हैं कि ठीक है जो इन्होंने करना है वो कर दें, लेकिन यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बैठे हुए हैं, तो क्या इन्होंने आवाम के अंदर, कौम के अंदर और अगले जहान हिसाब नहीं देना कि जिस तरह से ये जुल्म मुल्क के अंदर हो रहा है तो उसके ऊपर ये खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहें और देखते रहें कि हो क्या रहा है और होता रहे, और ये कहें कि हम अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ जो है अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। ये कहाँ पर निभाई जा रही है, मुझे ये तो बताया जाए, कहाँ पर आइनी जिम्मेदारी निभाई जा रही है? दूसरी तरफ जोड़ तोड़ हो रही है जी, फलाना आएगा, वो हुकूमत बनाएगा, ये हुकूमत बनाएगा, पंजाब में इसकी होगी, KP में इसकी होगी। यहाँ पर हमारे नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाने के लिए लोगों को सामने पुलिस बिठाई गई है कि कोई आएगा तो उठा लिया जाएगा, जो उम्मीदवार अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा रात को पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी कि ये उम्मीदवार है। तो ये क्या तरीका है? ये मतलब आप समझते हैं कि ये इलेक्शन हो रहा है? कोई इलेक्शन नहीं हो रहा जी। अच्छा, तो आपकी स्ट्रेटजी अब क्या होगी? अभी बैठ कर कोर कमेटी वगैरह कोई इजलास में कुछ सोचा जाएगा कि क्या किया जाए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बाज़ जगहों पर, मैं देख रहा था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो 10-10 कैंडिडेट हैं, अगर किसी एक को इस तरह से किया जाता है तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तो क्या उनके कोई पोशीदा रखा जाएगा? अभी उनका अनाउंस नहीं किया जाएगा कि ये तहरीक इंसाफ के होंगे, अभी तो बल्ले के निशान का भी फैसला नहीं हो सका। देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि बल्ले का निशान ना देना वो भी एक इलेक्शन कमीशन की बदनीति है, और अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की बात की जाए तो वो अगर हैं तो क्या आपने उन 10 उम्मीदवारों को अंदर डालना है तो फिर आप कहेंगे कि इलेक्शन ठीक हो रहे हैं? तो ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है?
ये आप फिर आप हार मान लें, फिर आप कहें कि आप जीत गए, या फिर अगर आप हार भी नहीं मान रहे और आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन निकालना है नवाज शरीफ का, तो निकाल दें। जैसे आपने पहले निकाले, 90 में निकाला आपने, 2002 में निकाला, 13 में निकाला, आप 23 में या 24 में बनेगा, 24 में निकाल दें आप नोटिफिकेशन। और 24 में जाने की जरूरत क्या है, अभी निकाल दें। फिर इलेक्शन को क्यों ये एक ढोंग रचाया जा रहा है? तो पंजोता साहब, आप इलेक्शन कमीशन से इस पर कोई राबता, कोई शिकायत? वो तो कह रहे थे शेड्यूल अनाउंस होते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, या अदालतें हैं, आप तो खुद वकील हैं, वहाँ जाकर आप दरख्वास्त कर सकते हैं कि इस तरह से आपके लोगों को उनसे छीना जा रहा है। जो बैरिस्टर अली गौहर साहब ने, चेयरमैन ने भी बात की है, तो ये अदालतों में नहीं आप जा सकते या इलेक्शन कमीशन में शिकायत नहीं कर सकते? देखिए, अदालतों में गए हैं, हम पटिशन लेकर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और वो कहते हैं कि ये मामला है ही नहीं, हो ही नहीं रहा कुछ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मुल्क के अंदर सारी पोजीशन। इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं, चार्टर ऑफ डिमांड रखा है वहाँ पर, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी नहीं आपको फील्ड हासिल है। तो मुझे बताएं कि जब हम दरख्वास्त दें और वहाँ पर जाकर बार बार सदा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमारे इलेक्शन ठीक हुए हैं, बाकी जमातों के किसी के भी ठीक नहीं हुए, उसके बावजूद हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा है, या हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, या मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उठाया जा रहा है, तो उसके बावजूद वो कहें कि नहीं ठीक है, तो फिर आप लोग ही हमारे पास बचते हैं जहाँ पर हम बोल सकें और दुनिया में मैसेज आ सके। इससे देखें, पूरे दुनिया में हमारी जो है वो बेइज्जती हो रही है, हमारी जगह सही हो रही है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, और किसी के कहने के ऊपर अगर हुकूमत आनी है तो फिर इस जमहूरियत का एक तमाशा जो है वो बंद किया जाए। लेकिन अभी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म से भी जब ये सवाल होता है, वो कहते हैं जी वो जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अभी भी एक फहरिस्त आई है, शायद 63 लोग हैं उसमें, कि 9 मई के वाक़यात में उनकी गिरफ्तारी चाहिए पुलिस को। और जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म जो है ना, ये तो पहले इनका टाइम टेन्योर ही पूरा हो चुका है, तो 90 डेज के बाद इन्होंने जब एक दिन भी उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रखा तो वो गैर आईनी था, और इन्हें चाहिए था कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते इन्हें चाहिए था कि इस्तीफा दे देते। ये इन्होंने दिया नहीं है। अब उसके बाद जो वो काम करेंगे, जो वो बात करेंगे, वो बिल्कुल गैर आईनी करेंगे, गैर कानूनी करेंगे, और वो बाइसनेस का मुजाहरा इस बात से भी कर चुके हैं कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकता है। मुल्क की एक सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के हवाले से एक निगरान वज़ीर आज़म का ऐसा बयान, जो कि उसकी तमाम बातें एक्सपोज करता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ इस तरह से बोल रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि वकील उमैर न्याजी बैरिस्टर मियाँ वाली से उसके वालिद गए हैं नॉमिनेशन पेपर लेने, वापसी पर डीएसपी साहब ने पेपर छीन लिए हैं, तो क्या वो भी मुकदमे में इन्वॉल्व था? या मैं नॉमिनेशन पेपर देने जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पेपर छीन लिए जाते हैं या ताइद कुनिंदों को उठा लिया जाता है, तो क्या मैं भी मुकदमों में इन्वॉल्व था? इसी तरह लतीफ़ खोसा के घर में गोलियां चलाई गई, क्यों? क्योंकि वो जो मुल्क के अंदर गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर आईनी काम हो रहा है, वो बोला, तो उसके ऊपर क्या वो भी मुकदमे में इन्वॉल्व था? वो तो पीपल्स पार्टी से था। तो जो भी बात करता है ना, वो इस वक्त मुजरिम है, ठीक है जी, और उसको स्टेट जो है वो एक दुश्मन की निगाह से देख रही है, और ये स्टेट के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने भी आगे जाना है। तो ये हर एक शख्स को अपना जो है वो आईना देखना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए, जो कि नहीं झांक रहे। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको बड़े अरसे से इतराज़ात हैं, हत्ता कि अभी तो वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन जब तमाम वकला बड़ी बॉडीज़ ने कह दिया कि जी उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, वो नाकाम रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि बाकी जमातें भी हैं, आप अकेले नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग चले, वो तो पहले भी उनको इतने ज़्यादा इतराज़ नहीं थे, सबसे ज़्यादा आपको थे, तो फिर अब क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ कह रही है नहीं, इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त नहीं है, जबकि सारी वकला की मेन बॉडीज़ हैं, और इमरान खान साहब तो जो बानी चेयरमैन हैं, वो तो कहते थे कि हम वकला को ज़्यादा टिकट देंगे, वकला की बॉडीज़ जो हैं उनके साथ वो चलना चाह रहे थे। देखिए मेरे भाई, वो जो लोग हैं ना जी, जो बाकी पीडीएम सारा टोला, वो कह रहा है कि जी किसी जगह के ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक मामला हैं, और कुछ जमातें कह रही हैं कि जी नहीं, हमारे लिए फील्ड हासिल नहीं है। तो उन्होंने तो पहले 16 महीने मजे लिए हैं ना जी, इमरान खान की आईनी हुकूमत को हटाकर मुल्क के साथ साजिश करके, वो सारा प्रोसेस करके मजे लिए, अपने केसेस खत्म करवाए। तो अब जो है आकर वो ऐसे ही कहेंगे कि जनाब कोई कहेगा कि ठीक नहीं हो रहे, जहाँ जिस सूबे की हद तक उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जो मुल्क में जुल्म हो रहा है 20 महीने से, क्या किसी एक ने स्टेटमेंट दी है? हर एक ने यही कहा है कि ये वकील भी 9 मई में है, ये फलाना भी। 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, पहले तो उसकी निशानदेही की जाए ना कि वो कैसे लोग गए, कौन था, कैसे लेकर गया, और उनकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। लेकिन पूरे पाकिस्तान को जो है वो उसमें शामिल कर लेना और ज्यादती करना, क्या ये इंसाफ है? और दूसरी बात ये रहेगी कि हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे
कि इनको जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस मौके के ऊपर आकर अगर इस्तीफा देते हैं तो इलेक्शन डिले हो सकता है, जो कि कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहेगी, क्योंकि अगवाकारियाँ, सारी चीज़ें, सारी सोबतें, हर चीज़ बर्दाश्त करी है। लेकिन इलेक्शन डिले के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये चाहती है और हमेशा चाहेगी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हों, और आइन के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। तो जब एक सेंसस से बात तय हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर लिख दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि 8 फरवरी के, हाँ दूसरे लोग बर्फबारी की बातें करें, दहशतगर्दी की बातें करें, दूसरे लोग फंड की बातें करें, कोई भी बात करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ हो रहा है सिर्फ एक मुतालबा करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जो कि होते हुए नजर नहीं आ रहा है और इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है अभी तो इलेक्शंस जब होंगे, 8 फरवरी का दिन बड़ा अहम है, लेकिन फिर भी कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़रा आपके लिए हालात फ़र्क हैं बाकी मुल्क की निस्बत। देखिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बिल्कुल गोलियां चलाई गई हैं वर्कर्स के ऊपर, और वहाँ पर जो पानी छोड़ा गया है जलसों के अंदर, आपने योम में देखा, इधर करक आपने देखा, इधर तीर आपने देखा, हर जगह के ऊपर आपने देखा, और बलूचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, हर जगह के ऊपर ये सूरत हाल है। हाँ, वहाँ लोगों का थोड़ा सा जारहाना रवैया है, और वो पुलिस की जो होती है चौकियां वो क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर उठाया जाता है कि दफा 144 की खिलाफवर्जी की गई है। जी, और दूसरे नंबर पर वही बिलावल साहब क्वाड के अंदर होते हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल हासिल है। जी, बहुत शुक्रिया है। जी हाँ, चल, बहुत पंजोता साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील भी हैं, वो हमसे बात कर रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। सैर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, सेनेटर रहीं। सैर साहिबा, अभी जिस तरह बात हो रही तहरीक इंसाफ के भी अभी तक एतराज़ात हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्या पीपल्स पार्टी के अब एतराज़ात दूर हो गए हैं? अब तो लगता है कि सिंध के साथ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के वोटों पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी कैंपेन जो है वो अवाम के साथ रास्ते पे चलाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कई दिन जो है बलूचिस्तान में रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा फिर एक बार तुरबत होकर आए हैं। इसी तरीके से जो है KP के अंदर पीपल्स पार्टी ने भरपूर कैंपेन चलाई है, पंजाब में, सिंध में। तो पीपल्स पार्टी ने तो अपनी जो स्पेस क्रिएट की है वो अवाम की ताकत पर हमारा ईमान है। हम अवाम को ताकत का सरचश्मा समझते हैं और हम अवाम के वोटों से हुकूमत में आने को पे यकीन रखते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो जो है, जो बाकी हमें नजर आ रहा था कि ये खसूसी मराद किसी जमात को हासिल है, वो तो हमारे तहफ्फुज़ात हैं, वो रहेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी। पीपल्स पार्टी ने मुसलसल इंतखाबात का मुतालबा किया, और हम बहुत खुश हैं कि इंतखाबात की तारीख का बिल आखिर ऐलान हो गया। जी सर साहबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बड़ी बात हो रही है। जो वकला बॉडीज़ हैं उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा दें, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सके। हल्का बंदी को भी मामला आया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है हल्का बंदियाँ हमने अगर एक एक को सुनेंगे तो फिर तो इलेक्शन ही नहीं हो पाएंगे, तो वो मामला भी नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ तो करती रही है कुछ कहीं ना कहीं, कुछ के जी लाडले हैं जी नून लीग या मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए हालात बेहतर बनाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इतना कोई एतराज़ नहीं है कि उनसे इस्तीफ़ा ही मांग लिया जाए। देखिए, बात यह है कि एतराज़ करना तो पीपल्स पार्टी का हक है ना। अगर पीपल्स पार्टी कहीं से देखेगी कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो ज़रूर आवाज़ तो बुलंद करेगी। पीपल्स पार्टी ने कोई हमला नहीं किया इलेक्शन कमीशन पे। पीपल्स पार्टी ने कोई नाजेबा गुफ्तगू नहीं की। पीपल्स पार्टी ने कोई इस तरह का दबाव नहीं डाला जो आप ये कहें कि इंतखाबी कवानीन के या जो है अखलाकी रवायात के खिलाफ जाए। पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज जहाँ पे हमारे तहफ्फुज़ात से रिकॉर्ड कराया, मैं समझती हूँ ये हमारा हक था। सर साहब, अभी आप क्या समझती हैं मुल्क में इलेक्शन से पहले या शेड्यूल के बाद कैसा माहौल है? लेवल प्लेइंग फील्ड का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है, कोई प्री पोल रिगिंग तो नहीं आपको नज़र आ रही? सबके लिए बराबर मौके हैं? किसी जमात के साथ कुछ इम्तियाजी सलूक या किसी जमात के ख़िलाफ़ कुछ ज़्यादा सख्ती तो नहीं की जा रही? आपको लगता है बड़ा अच्छा माहौल है इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस के लिए? मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत आइडियल माहौल है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे तहफ्फुज़ात थे जिनका हमने बरमला इजहार किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है मुसलसल अपनी जो कैंपेन है, आप ये देखें कि हमारे वर्कर्स कन्वेंशन, हमारी कैंपेन मुसलसल चल रही है। हम मुसलसल इलेक्शन मोड में हैं, तो हम तो उसी पे यकीन रखते हैं कि जिसमें मुतहर्रिक आज हमारा वोटर है। हम समझते हैं कि जो है इंतखाबात जो है वो सही माहौल में हुए तो पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बन के उभरेगी और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी
हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। और जो तहरीक इंसाफ के एतराज़ात नज़र आ रहे हैं उस पर पीपल्स पार्टी क्या कहती है? वो तो कहते हैं हमारे लिए बड़ी देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो है वो एक तो वो हालात हैं जो 9 मई के बाद आए, जिसमें तहरीक इंसाफ को तितर बितर हुई। मैं समझती हूँ कि 9 मई जैसा वाकया होना नहीं चाहिए था, ठीक है। और आज जो है जो उनके जो है उनमें लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो ये है कि बहरहाल हम तो पीपल्स पार्टी से समझती है कि तमाम जमातों को जो है कानून और कवानीन के मुताबिक पूरा हक मिलना चाहिए है, ना ही हम किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हक में। लेकिन बहरहाल जो 9 मई का जो वाकया हुआ उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके अलावा आप समझती हैं कि उनके लिए कोई मसला नहीं है? 9 मई का तो जाहिर है कि लोग गिरफ्तार हैं, मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन उससे हटकर आपको क्या लगता है कि उनके लिए माहौल साजगार है या मुश्किलात आप समझती हैं उनके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं तहरीक इंसाफ के? देखिए, वो तो इनके हालात में अगर जो लोग मुलव्वस नहीं थे 9 मई के वाक़यात में, मैं समझती हूँ उनके लिए कोई मुश्किलात भी नहीं होगी। जो और जिन्होंने मुल्क की सालमियत पे हमला किया, जिन्होंने 9 मई जैसे वाक़े के में जो लोग शरीक रहे, तो उनको मुल्क के कवानीन का सामना तो करना पड़ेगा। वरना फिर अगर उनको आप समझ लें कि आज आप नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर हम कल किसी को भी जो भी मुल्क की सालमियत पे, मुल्क के असासों पे, शोहदा पे हमला करे, फिर हमें उनको भी नज़रअंदाज करना चाहिए क्या? अच्छा, आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी क्या लाहेमल नज़र आ रहा है? जरदारी साहब नज़र आ रहा है कि इलेक्टेबल्स को साथ शामिल कर रहे हैं, और बिलावल ने अगर हम कहें कि कैंपेन का आगाज़ एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा से मेन किया, तो अब पंजाब में भी हम देखेंगे जल्द से रैलियाँ वगैरह, और सिंध में भी होगा फोकस, या सिंध में आप कंफर्टेबल समझते हैं ज़्यादा तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरफ होगी? नहीं, पंजाब में भी बिल्कुल पीपल्स पार्टी का फोकस है। आप देखें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पंजाबी में मुतहरक हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी पंजाब में मुतहरक थे, केपी के ऊपर भी हमारा फोकस था। देखिए, पीपल्स पार्टी एक वफाक की पार्टी है, ठीक है। हम वो जो ना चारों सूबों की जंजीर जो बेनजीर कहा जाता था, वही लेगेसी लेके हम आज चल रहे हैं आगे। तो चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, तो पीपल्स पार्टी तो हर जगह पर है। और पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन का वक्त है तो डेफिनेटली अपने तमाम वोटर्स को मुतहरक करेगी, और कोशिश यही है कि लोग भरपूर तरीके से जो है इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें, ताकि पीपल्स पार्टी अपनी एक अक्सरियती जमात बन के उभरे और हम अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है नामजद करें, बिलावल भुट्टो जरदारी को। जी सैर साहब, एक तरफ सिंध में हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम आपके खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल होगी, अभी तक यही नज़र आ रहा है। अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं, आने वाले दिनों में हो जाएंगी, लेकिन बातचीत तो चल रही है, एक नज़र यही आ रहा है, बात इस तरह हो रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक मामला बिल्कुल फ़र्क है। जरदारी साहब जाते हैं तो गवर्नर हाउस में, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बैठते हैं, वहाँ पर मुलाकातें करते हैं, और वहाँ JUI के साथ इत्तेहाद की तरफ बात चल रही है। अवामी नेशनल पार्टी और JUI आपस में मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी अवामी नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद की तरफ जा सकती है, ताकि नून लीग भी शामिल हो सकती है। तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहाँ वो आपके खिलाफ हैं, यहाँ आप उन्हीं के साथ मिल रहे हैं। देखिए, हर सियासी जमात अपने मंशूर पे खड़ी होती है, अपने नजरिए पे रहती है। बाकी जो है इंतखाबी इत्तेहाद हो जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के जो है मैं समझती हूँ कि पाए का उनके मुकाबले का कोई सियासतदान नहीं है। उनकी रवादारी, उनकी मफाहमत, उनकी बर्दाश्त, उनका सबको साथ लेकर चलने की अहलियत, मैं समझती हूँ कि आप दूसरा उनके लेवल का सियासतदान नहीं निकाल पाएंगे। तो सिंध में फिर उनको क्यों नहीं साथ रखते? सिंध में भी फिर JUI को सिंध में भी साथ मिलाएं, अगर नून लीग को या ANP को वहां भी साथ रखें। हर पार्टी अपने इंटरेस्ट पे जाती है ना। अगर उनको उनके सिंध के कैंडिडेट्स को ये लगता है कि उनका इंटरेस्ट ऐसे सर्व होता है तो वो वैसे कर ले। देखिए, पीपल्स पार्टी तो सिंध के अंदर तो मैं भी समझती कि पीपल्स पार्टी को किसी किस्म के इंतखाबी इत्तेहाद की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जो है वो मुकाबला करने की अहलियत भी रखती है, और इंशाल्लाह जीतने की अहलियत भी रखती है। अच्छा, एक वक्त था कि हमने काम किया है, लोगों को हम पर एतमाद है। आप ये देखिए, बारिश में, सैलाब में, और किसी जमात को लेकर आए, जिस तरीके से हमने रिहेबिलिटेट किया लोगों को, उनको घरों की मिल्कियत दी, उनको जो है जमीन की मिल्कियत दी। ये जिस तरीके से जो है आवाम के साथ खड़े हुए मुश्किलात में जिस तरह का हेल्थ केयर का निज़ाम लेकर आए, जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम लेकर आए, पीपल्स पार्टी अपने काम की वजह से सिंध के अंदर जो है वो अपनी अक्सरियत बहाल रखेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, चलिए, चूँकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज़ अपडेट से बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नून लीग के रहनुमा दानियल चौधरी साहब, और उनसे हम बात करेंगे कि अब मुस्लिम लीग नून इस वक्त किस तरफ सोच रही है, जो इत्तेहादी हैं उनके हवाले से अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया। ब्रेक के बाद।
अब पता चला। मुस्लिम लीग नून पर बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं। कहा जा रहा है जी उनके लिए बहुत से मौक़े इस तरह से हैं कि उनको आगे आने दिया जा रहा है। अभी जिस तरह आपने प्रोग्राम को शुरू में सुना, तहरीक इंसाफ का तो ये ख्याल है कि जी उनको बेशक वैसे ही आप फिर दे दें, वजारत उज़्मा दे दें, कि वैसे ही अनाउंस कर दें, नोटिफिकेशन कर दें, ऐसे इलेक्शंस करवाने का फ़ायदा जो फ्री एंड फेयर ना हो, इस तरह की बातें की जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त टिकट अनाउंसमेंट की गहमा गहमी में है। सबको कहा गया है कि जितने भी उम्मीदवार हैं आप जनाब कागजात नामजदगी हासिल कर लें, बाद में अनाउंस हो जाएगा किस सीट पर किसको नामजद किया गया है। इसके साथ साथ नून लीग के लिए सीट एडजस्टमेंट का मामला, ख़ासतौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ताफ लीग के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। उसमें भी समझ नहीं आ रही कि कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट होगी। इसी तरह JUI के साथ भी मामला अभी तक फाइनल नहीं हुए, हत्ता कि MQM के हवाले से भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि शायद कराची से भी शहबाज शरीफ साहब या कोई मरकज़ी इस तरह रहनुमा जो है वो कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। दानियाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक हम देख रहे हैं टिकट्स का मामला ये सब चल रहे हैं, लेकिन कोई जलसा वगैरह उस तरह की मीटिंग्स, पब्लिक के साथ इंगेजमेंट वो नहीं नज़र आ रही। हत्ता कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद भी कोई इस तरह का बड़ा जलसा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इंशाल्लाह अभी हमारा जो स्ट्रेटजी है, पहले सब फेज़ 1 में हमने जो डिसाइड किया है कि हम अपना इलेक्टोरल प्रोसेस जो है पूरा, जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करने के बाद हमारे कैंडिडेट्स के टिकट अनाउंस हो जाएंगे तो उसके बाद जलसे और बड़ी मीटिंग्स और हम करेंगे इंशाल्लाह, और वो नज़र भी आएगा। लेकिन फेज़ 1 में हमारी जो प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे हर हलके में 5-5, 7-7, 10-10 कैंडिडेट्स हैं, कि उसको एड्रेस किया जाए और उन लोगों को जो जमात के साथ चलते रहे हैं उनको साथ लेके चलाया जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में जलसे और वो होंगे। और वैसे भी मियां साहब के आने से पहले हमने बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, इसको 1 महीना भी नहीं गुजरा, और इलेक्शन में बेसिकली आपने अपना वर्कर जो है उसको कंज्यूम नहीं करवाना, उसको थकाना नहीं है। कि हमने 16, 17 जलसे एक शहर में कर चुके हैं, तो मोबिलाइजेशन जो है हमारी अच्छी हो चुकी है, और अब जो है हम इसको 21 के बाद हमारा ये लास्ट नेल इन द कॉफिन था, और अब हमारा जो प्रायोरिटी है अटमोस्ट वो है कि उसको मेक श्योर करना कि इलेक्शन स्ट्रेटजी के जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी वोट डब्बों तक एक बड़ा मसला दानियल अजीज साहब वाला आया, इस्तेक़बाल उनके इख्तिलाफ़ात, लेकिन दानियल अजीज साहब ने फिर पता लगा मियाँ साहब से मुलाकात करके माफ़ी भी मांगी है, वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया इस्तेक़बाल और दानियल अजीज के दरमियान। और दूसरा, कुछ लोगों के एतराज़ात अभी तक हैं टिकट्स के हवाले से कि जी फ़लाँ को क्यों मिल रही है, फ़लाँ को क्यों मिल रही है, तो ये मामला सारे सेटल हो गए? देखिए जी, हमारी इतनी बड़ी जमात है और वहाँ ये छोटे मोटे मसले लगे रहते हैं और लगे रहेंगे भी, और जो टिकट्स के मसाइल हैं वो भी मोस्टली तो हल हो गए हैं, और जहां अभी तक पर्टेन कर रहे हैं वहां इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। और जब इतनी बड़ी जमात होती है, हमारा A-B-C कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अब तो ऑलमोस्ट फाइनल पोजीशंस पे और फाइनल स्टेजेस पे चीज़ें हैं, और के फैसले लिए जाएं, और वो फैसले किए जाएं जो इंतखाबी मुहिम को बेहतर करेंगे, अच्छी तरह उसको चलाएंगे, और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इंतखाबी मरहले के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह हम जो कैंपेन जिस तरह हमारी जा रही है, हम 2 तिहाई अक्सरियत के साथ पाकिस्तान में इंशाल्लाह। कराची के अवाम से कुछ शिकवा नज़र आया मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि जी काम हम करें, अमन हम लेकर आए, तामीराती काम हमने किए, लेकिन वोट उस तरह से नहीं दिए जाते या वोट किसी और को, ये बड़ा गलत है। तो अब तो MQM के साथ इत्तेहाद की बात हो रही है, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कुछ फाइनल हुआ है MQM के साथ कि सीट एडजस्टमेंट है, इत्तेहाद है, कितनी सीटों पर है, या अभी तक 18वीं तरमीम के मामलात पर कुछ चीज़ें तय नहीं हो सकी? देखिए, हमारा जो ये हमने मियां साहब ने बात की, खाली कराची की हद तक नहीं की, ये बात ये की है कि पाकिस्तान जब मुश्किल बहरानों में था, पाकिस्तान जब तारीखियों में था, पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल टाइम आया तो उसका हल हमने निकाला, हमारी जमात ने निकाला, डिलीवरेंस की सियासत करके, डिलीवर करके और उन मुश्किल फैसले लेके हमने वो मुशर्रफ के बाद तारीखियों में मुल्क को डालना हो, उसका हल हो, या दहशतगर्दी का बहरान, वो
जो नासूर था उसको ख़त्म करना हो, या मुल्क को अंधेरे से निकालने के प्रोजेक्ट्स हों, जो भी मुल्क जब आपका बहरानों में मिला, हमारी जमात ने डिलीवर किया, हल किया और चीज़ों को बेहतर किया। इस मुल्क में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप हमारी जमात के प्रोजेक्ट्स को निकाल दें तो शायद आपको ये मुल्क खोखला लगे। आपके बड़े जो मुल्की प्रोजेक्ट्स हैं, वो सी पैक हो, वो पावर कॉरिडोर्स हो, इन सब में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा फोर्थ फ्रंट पे एक रोल रहा है और किरदार रहा है। तो जब ये बाकी मियां साहब कोई बात का बड़ी ये परेशान कुना बात है कि जब जो जमात जिसको हर दफ़ा जिसने डिलीवर किया हो, काम किया हो और बार बार काम करे, और उसको तोहफे में आपने क्या दिया या तोहफे में हमें क्या मिला, जेल, जिला वतनी और इस मुल्क से मुल्क बदरी, और ये बार बार हमें मिली। तो इस चीज़ का वो अपना बयान कर रहे थे और आगे भी हमें इंशाल्लाह हम अपनी डिलीवर करेंगे, डिलीवरेंस की सियासत करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके तोहफे में हमें ये ना दिया जाए। जहाँ तक आपने एमक्यूएम से एमक्यूएम की बात की, देखिए हम जो अपनी टिपिकल सियासत है उसको बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की सलामती की, मुल्क की मैशत की और मुल्क को आगे लेके जाने की। हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की आवाम है उस टाइम उसको सबसे जो अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है उसके लिए तो वो है रिलीफ इस बिजली के बिलों से, रिलीफ इस महंगाई से, रिलीफ इन जो बेरोजगारी है इससे। तो उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लें, तमाम जमातों से मुशावरत करके साथ लेकर चलाएं, इन मसलों मसाइल का, बहरानों का हल निकालें और इकट्ठे हम इस मुल्क को इन बहरानों से निकालें। और जब बहरानों से निकाल लेंगे तो इंशाल्लाह हम सियासत भी करेंगे, हम ये तमाम चीज़ें दोबारा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है कि सब जमातों को ये बताइएगा दानियल साहब के जिस तरह आपने बात की जी, वो पुरानी सियासत को हम पीछे छोड़ आए हैं, अब काफली के साथ भी चलने की बात हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ साहब मुलाकात भी कर चुके हैं चौधरी शुजात के साथ, तो इतने हाई लेवल पर मुलाकात हो गई लेकिन चीज़ें कुछ तय नहीं हो पा रही। शाफी हुसैन साहब की बात करें तो वो कहते हैं जी 15 से 20 सीटों पर बात हुई है सीट एडजस्टमेंट की, जबकि सालिक हुसैन साहब कहते हैं कि हमारी किसी जमात से कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। तो ये क्या चल रहा है? देखिए अभी ये टाइम से पहले की बात है। अभी इसको टाइम लगेगा और जो इसका फैसला है वो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे और काफली के भाई जो हैं वो मिल के करेंगे, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। और इंशाल्लाह ये एक इलेक्शन के जो प्रोसेस है कागज जमा कराने का और ये सारी चीज़ों का हल हो जाए तो उसके बाद फिर आगे फैसले किए जाएंगे। एक और बात बताइएगा कि एक बात बार बार दोहराई जाती है कि जी वजारत उज़्मा के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, वही उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से, और अगर नून लीग जीतती है, अक्सरियत में आती है, तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन वजारत आला का उस तरह से क्लियर नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह है? वरना पहले तो हमेशा पता होता जी शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो उनका उस तरह नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए वजारत आला उसके हिस्से में आएगी जो सबसे बेहतर डिलीवर करेगा और जो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी, और इंशाल्लाह वो जल्द मुझे उम्मीद है। और पाकिस्तान की आवाम ने 21 तारीख को अपना फैसला सुनाया था और वो फैसला मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की शक्ल में सुनाया था, इतना लाखों करोड़ लोग निकले थे। तो इंशाल्लाह ये जो वजारत आला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही पास होगी। और वो इसलिए नहीं कि हमारी कोई शक्ल अच्छी है, या इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत किसी के पसंदीदा है, वो इसलिए क्योंकि हम वाहिद जमात हैं जिसके पास एक एक्सपीरियंस टीम है, वाहिद जमात हैं जिनके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, वाहिद जमात हैं जिन्होंने मुश्किल में अपने सलाहियतों से पाकिस्तान को बहरानों से निकाला। तो इस टाइम आपको वो लोग चाहिए, वो टीम चाहिए। और अगर आप नजर दोहराएं तो आपको आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक लोगों को नहीं समझ आ सकी, हत्ता कि आपके अपने कारकुन जो हैं इस बारे में ये सवाल पूछते हैं कि जी क्या वजह है जब पंजाब गढ़ कहा जाता है नून लीग का, तो वहां पर सीट एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको मुख्तलिफ पार्टी से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इन तमाम जमातों जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, हम इनके साथ बगैर एडजस्ट किए हुए इन सीट बहुत अच्छी पोजीशन में है कि सीटें हम जीत जाएंगे। लेकिन इनको साथ लेने की वजह सिर्फ ये है कि ये वो जमातें हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम पे अपनी सियासी सोच को पीछे रखा और मुल्क को बचाने की बात की, मुल्क को आगे लेके जाने की सियासत की। और हम भी अपना दिल बड़ा करके उनके साथ चलने के लिए इसलिए तैयार है कि आज अगर पाकिस्तान को इन बहरानों से,
इन मुश्किलों से निकालना है तो हर स्टेक होल्डर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और वो सैक्रिफाइस जो है वो हमने अपने आप से शुरू की है कि सबसे पहले सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं। जब हम और छोटी जमातों से सैक्रिफाइस की डिमांड एक्सपेक्ट करते हैं तो हम इसलिए अपने आप को उसका बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट इसलिए कह सकते हैं कि वो सैक्रिफाइसेस हम भी कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मैशत के लिए, पाकिस्तान के लिए। और इंशाल्लाह उन फैसलों से आपके मुल्क जो है, आपकी मैशत जो है वो आगे बढ़ेगी। उन फैसलों की वजह से आपका मुल्क और आपकी मैशत बेहतर होगी और पाकिस्तान की गरीब आवाम को, पाकिस्तान के बेरोजगार लोगों को, पाकिस्तान के मजदूरों को, उनको एक रिलीफ मिलेगा, सुख का सांस या चैन लेने की एक न्यू होप होगी। यानी इंशाल्लाह वो ये फैसले जो हैं, ये जो हमारी कॉम्प्रोमाइज की हैं, यानी ये फैसले सब आप एक कुर्बानी के तहत कर रहे हैं, मुल्क की खातिर कर रहे हैं, पोजीशन में हैं और ये सीट एडजस्टमेंट एक कुर्बानी है नून लीग की तरफ से माहौल को बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा, सबसे ज़्यादा आबादी कहा जाता है देहात में है और किसान या ज़राअत सबसे बड़ा शोबा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाइल हमें यहीं पर नज़र आते हैं, उसकी उस तरह बात भी नहीं होती। हत्ता कि हम देखते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हों, बड़े बड़े सियासतदान हों, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के पास जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके जाकर मसाइल सुनते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना कि इसी तरह से कोई ज़राअत के हवाले से भी बात हो रही हो, कोई मुलाकात हो रही हो। हमें ज्वाइन किया शौकत अली चद्दड़ साहब ने, सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान है। शौकत अली चद्दड़ साहब, अभी सबसे बड़ा मसला जो इस सामने आ रहा है, जिस पर किसान परेशान हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, वो खाद की फराहमी का है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी खाद वाफिर मिकदार में है, मराद भी दी जा रही है फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स को कि जी गैस आपको सस्ती देंगे, लेकिन जब आप तक पहुंचती है तो वो कीमत कहीं से कहीं पहुंच जाती है खाद की। तो ये कमा कौन रहा है बीच में, जब वहाँ भी मराद दी जा रही है कि जी सस्ती खाद आप तक पहुँचे, खाद नहीं पहुँचेगी तो आपकी तो पर एकड़ जो यील्ड है या फसल की पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इस वक्त हो क्या रहा है, ये खाद की सिचुएशन है क्या? जी बहुत शुक्रिया। हमारा जो खादें हैं, खादों में दो बुनियादी खादें, एक डीएपी है और दूसरी यूरिया है जी। ये 2022 से यूरिया की कीमत बढ़ना शुरू हुई और इस वक्त ये 1810 से कीमत बढ़ते बढ़ते अब 3610 रुपया हो चुकी है। दूसरी तरफ इसका ब्लैक मार्केटिंग का प्रोसेस भी उसी तरह जारी है कि ब्लैक मार्केट में ये खाद जो है ये अपने कंट्रोल रेट से तकरीबन 1500 रुपये ज़ायद में इस वक्त मार्केट में ये किसानों को दस्तयाब है। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर 5000 रुपये में ये किसानों को दस्तयाब है। जब से जी शौकत अली साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा, आवाज़ कट रही है आपकी, दोबारा कोशिश करें कनेक्ट करने की। मेरे ख्याल सिग्नल का प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट हो गए। जी शौकत अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हम कोशिश करते हैं दोबारा बात करें। जी शौकत साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी प्लीज़, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं बात कर रहा था यूरिया खाद के हवाले से। जी कि यूरिया खाद का क्राइसिस जो है ये 2021 से शुरू हुआ और तब से ये चला आ रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत भी गुजर गई, तब्दीली सरकार भी इस प्रोसेस से गुजरी और अब निगरान हुकूमत भी जो है वो भी इस यूरिया के क्राइसिस को संभाल नहीं पा रही। किसान बेचारा जो है वो पिसता जा रहा है कि यूरिया खाद इस वक्त जिसका कंट्रोल रेट बढ़ते बढ़ते डबल तकरीबन हो चुका है, उसमें 100 गुना इजाफा हुआ है कि वो 18। अच्छा ये बताएं शौकत अली साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि सिर्फ खाद का इशू नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि शायद आबियाना, यानी जो आपको पानी मिलता है, नहरी पानी, और इसी तरह से जो फसलों को लगता है, उसमें भी इजाफा कर दिया गया उसकी फ़ीस में। तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा किसान को? क्योंकि हम पहले देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो खेती बाड़ी से वाबस्ता से नस्ल दर नस्ल या वो कोशिश करते हैं शहरों में आ जाते हैं, उससे शहरी बादी पर बोझ पड़ता है, वसाइल का मसला आ जाता है, या वो कहते हैं जी बाहर चले जाओ। आजकल ये बड़ा आम है कि छोड़ो, ये तो बड़ी मेहनत का काम है, मुल्क से बाहर चले जाएं। फिर हम बाहर से ही चीज़ें खरीद रहे होते हैं, खुराक अपनी पूरी नहीं कर पा रहे होते, हमारी कितनी ज़्यादा इंपोर्ट्स बाहर से हैं। तो वही हम किसान को अगर फ़ायदा दे दें, उसके लिए बेहतरी आ जाए, तो शायद हमें बाहर से ना ख़रीदना पड़े, रोज़गार भी वहीं लोगों को देहात में ही मिले, और इस तरह बोझ ना पड़े कि जी उनको शहरों में आना पड़े, नौकरियां मुलाजमत तलाश करते हैं, अपना काम करें। तो ये बताएं कि ये जो अभी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल हमने देखा चले अभी तो सस्ता हुआ है, और ये आबियाना की जो मैं बात कर रहा हूँ, इससे क्या कितना मुश्किल हो गया है खेती बाड़ी करना?
आबियाने की अगर बात करें तो आबियाना जो हमारा 400 रुपए पर एकड़ था, अब हुकूमत ने उसको बढ़ा के 2400 रुपए कर दिया है। इससे मैं ये समझता हूँ कि शोबा ज़राअत पे इजाफी जो 32 अरब रुपए का बोझ जो है वो शोबा ज़राअत पे पड़ेगा, और ये तबाह हाल ज़राअत को मज़ीद तबाह करने का एक मंसूबा है। इससे काश्तकारी निज़ाम जो पहले से ही महंगे ज़रूरी मदाखल के बोझ के अंदर है, किसान और बदहाल से बदहाल होते जाएंगे। एक तरफ ये देखें कि हम अपना जो कीमती तरीन ज़र मुबादला है 10 अरब डॉलर अपने मुकामी किसान को सपोर्ट ना करके हर साल 10 अरब डॉलर सालाना जो हम अपने ये खुराक और खोदनी आयल जो है इसकी इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। जी जी, अगर यही हमारा हाल रहा जो अब हमारा है कि हमने अपने मुकामी काश्तकार को सपोर्ट ना किया, हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है इस वक्त ये छोटा काश्तकार तकरीबन 90% रकबे पे हमारा छोटा काश्तकार जो है वो काश्तकारी कर रहा है। हमारी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो हमारे छोटे काश्तकार के सपोर्ट के लिए नहीं है, जिसकी वजह से ना तो छोटे काश्तकार को ज़रूरी कर्जे दस्तयाब है, ना बाकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी उसको दस्तयाब है। वो बेचारा जैसे तैसे करके इस मुल्क की तकरीबन 25 करोड़ आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी कर रहा है। और इस दफ़ा इसी किसान ने जो तिल पैदा किया वो उससे 3 अरब डॉलर इस मुल्क ने उसकी एक्सपोर्ट से कमाया, और इसी मुल्क के किसान ने चावल पैदा किया और उस चावल की इस वक्त तक जो एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं वो तकरीबन 3.5 अरब रुपए के करीब हमें ये नजर आ रहा है कि हम उसकी बरामद से ये मुल्क कमाएगा। तो ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि आप अगर अपने मुकामी काश्तकार को सपोर्ट करेंगे, अपने मुकामी काश्तकार के साथ खड़े होंगे और एग्रीकल्चर इस मुल्क की फोकस्ड होगी तो इस मुल्क का किसान भी तरक्की करेगा, इस मुल्क की ज़राअत भी तरक्की करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि 14 करोड़ आबादी जो है किसानों पर मुश्तमिल है। अगर इस 14 करोड़ आबादी के घरों के अंदर खुशहाली आएगी तो मेरा किसान जब खुशहाल होगा तो मुल्क की मईशत का पहिया रवा दावा होगा और ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि अब तक जितनी भी ज़रूरी पॉलिसियाँ बनी हैं वो सिर्फ कागजों की जीनत बन के रह गई हैं, और कागजों में तो वो बहुत खूबसूरत बनी है लेकिन उसका अब मुकामी सतह पे किसान और ज़राअत को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये वक्त है, इस वक्त हमारे तमाम इदारे भी इस पे फोकस किए बैठे हैं कि हमने अपनी ज़राअत की को बुनियाद बनाकर इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है। तो ऐसे में ये जो खादों की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है और इनकी ब्लैक मार्केटिंग का प्रोसेस ना थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इसको रोकना भी मैं समझता हूँ कि इदारों की जिम्मेदारी बनती है। आप क्या हमारी डीएपी खाद 2000 से 2500 रुपए में मार्केट में ब्लैक हो रही है और यूरिया खाद तकरीबन 1500 रुपए कंट्रोल रेट से ज्यादा पे मार्केट में फरोख्त हो रही है। और ये वो वक्त है जब हमारी सबसे अहम तरीन क्रॉप जो है गंदम, उसकी सोएंग और उसको खाद की जरूरत है। अगर ऐसे वक्त में किसान को खाद दस्तयाब नहीं होगी तो इतनी बड़ी आबादी को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे फराहम कर सकेंगे। फिर यही गरीब मुल्क जो है एक तरफ से हम कर्जे लेंगे और दूसरी तरफ इन्हीं कर्जों से हम अपनी खुराक जो है वो बैरूनी ममालिक से दरामद करके ले गए आएंगे। तो इससे मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत को शदीद तरीन धचका पहुंचेगा और नुकसान होगा। तो हमें बड़ी संजीदा एफर्ट करनी चाहिए, संजीदा कोशिशें करनी चाहिए कि हमने अपनी इस मुल्क की आबादी की ज़रूरियात को ना सिर्फ खुद पूरा करना है बल्कि इस मुल्क में बसने वाले किसानों को सपोर्ट करके। आप मेरी बात सुन रहे हैं? अगर जी मेरा अब कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ गई है, तो ये SIFC के तहत भी कोशिश हो रही है कि हम बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। तो उसके लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? कॉर्पोरेट फार्मिंग को हम किस तरह से यूँ समझें प्रमोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी भी खुराक उगा सके और एक्सपोर्ट भी कर सके? उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? या आप कभी मुलाकात होती है, कोई तजावीज़ देते हैं आप, क्योंकि आप तो खुद बराह रास्त वाबस्ता हैं? जी, जब तक आप ज़राअत को एक सनत का दर्जा नहीं देंगे उस वक्त हम ये देखें कि इस वक्त हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड हमें जो अवेलेबल है वो उस पर तो काश्तकारी हो रही है, मुकामी काश्तकार वहाँ पे काश्तकारी कर भी रहा है जी। अब जो ज़मीनें जो हमारी अंडर कल्टीवेशन नहीं थी, काबिल काश्त थी, लेकिन वो ज़ेरे काश्त नहीं आ रही थी, किसी वजह से पानी की दस्तयाबी का इशू था, कुछ और प्रॉब्लम था, उनको हम आबाद करने जा रहे हैं जी। अब अगर उनको आबाद करने में हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आएंगे, तो उससे जो छोटा काश्तकार है वो मुतासर होगा। हमें सबसे पहले अपने छोटे काश्तकार को भी साथ लेके चलने की जरूरत है। ये ना हो कि हम बड़ी काश्तकारी की तरफ जाते जाते हम अपने छोटे काश्तकार को तबाह कर बैठे, क्योंकि वो
ज़रूरी अजनास जो है इन्हीं मंडियों के अंदर लेके आनी है। तो इन्हीं मंडियों के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे मुकामी काश्तकार का, छोटे काश्तकार का है। तो हमें कोई ऐसा मॉडल उस पर रिसर्च करनी चाहिए, केस स्टडी के तौर पर लेना चाहिए कि हम तमाम के तमाम काश्तकारी निज़ाम में, जिसमें छोटा और बड़ा दोनों काश्तकार शामिल हैं, दोनों को इस पूरे सिस्टम के अंदर शामिल करके हमें आगे कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क के काश्तकारी निज़ाम को सही पटड़ी पर गामजन करके मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकें। अच्छा। अगर हम एक तरफ कारपोरेट फार्मिंग को रवाज देंगे तो दूसरी तरफ हमारा छोटा काश्तकार जो पहले इसी मसाइल का शिकार है वो बेचारा और मसाइल में की दलदल में धंसा चला जाएगा। तो हमने अपने उस छोटे काश्तकार को भी बचाना है, बिल्कुल सही है। और हमने अपनी बेआबाद जमीनों को आबाद करके जी हमने ज़र मुबादला भी कमाना है। तो आखिरी सवाल सुन लीजिएगा कि यही अगर हम यकीनन हमारे लिए गंदम की काश्त, दीगर ये तमाम फसलें बड़ी ज़रूरी हैं, चावल भी है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो तेल है, खाने पीने में जो इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इस तरह की अजनास की तरफ क्यों नहीं आते कि यहाँ पर खाने पीने के तेल अवेलेबल हो सके? ऑलिव्स की भी बात होती है, दीगर अजनास की बात होती है, हमारा किसान उस तरफ क्यों नहीं आता? जी, हमारा किसान जो है वो बिल्कुल ये आयल सीड जितने भी हैं इस मुल्क में ग्रो भी होते रहे, हम उससे मुल्क की जितनी भी कोतनी तेल की ज़रूरियात हैं वो भी मेरा किसान ही पूरा करता रहा है। ये हुकूमत की तरफ से मुनासिब पॉलिसियाँ ना होने की वजह से किसान को जब इन अजनास की पैदा करने में नुकसान हुआ तो किसान ने आहिस्ता आहिस्ता इन फसलों को उगाने से अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। आज भी अगर हुकूमत संजीदा तरीके से अपने मुकामी काश्तकार के साथ खड़ी हो जाए तो आयल सीड पे, जिस पे सालाना 6 अरब डॉलर जो है उसकी दरामद पे हम खर्च कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे मुल्क की मौसम भी साजगार है, मेरे मुल्क की ज़मीनें भी बेहतरीन है, और मेरे मुल्क का किसान भी बाहिम्मत और जफाकाश है। यही किसान जो है इस मुल्क के अंदर वाफर मिकदार के अंदर आयल सीड पैदा करके इस मुल्क की खोदनी तेल की ज़रूरियात को पूरी कर सकता है। अभी 18 दिसंबर को इस मुल्क में मैं ये अपने हुक्मरानों की और इदारों की गैर संजीदगी इस हवाले से आपके सामने यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि 18 दिसंबर को इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसान डे के तौर पर मनाया गया, लेकिन कोई किसी भी बड़े इदारे या हुकूमती की ऐवानों की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से मुझे कोई ऐसा फंक्शन नजर नहीं आया। बिल्कुल सही, जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि चैम्पियन से मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी एग्रीकल्चर की तरफ उस तरह कभी मुलाकात नहीं की, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह आपने कहा कि अगर खाद के बहरान पर काबू ना पाया गया तो गंदम की फसल मुतासिर होगी और एक और बहरान पाकिस्तान में हम देख सकते हैं। जनाब शौकत अली चद्दड़ साहब, सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ देर में हेडलाइंस देख सकेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।